से नदियां सूख गईं। पूरे देश में पानी की कमी को लेकर भीषण विरोध प्रदर्शन हुए। साल 2019 में भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक चेन्नई का पानी संकट अखबारों की सुर्खियां बना। उस वक्त बहस छिड़ी कि बड़े उद्योग, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन का असर किस तरह का कहर बरपा सकता है। साल 2018 में भीषण सूखे की वजह से दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में प्रति व्यक्ति रोजाना 50 लीटर पानी सप्लाई की सीमा लागू की गई। साल 2014 में ब्राजील के साओ पाउलो और ऑस्ट्रेलिया के पेर्थ में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। ये जलवायु परिवर्तन है क्या? तारांकन दुनिया के 3 अरब लोगों के लिए खतरे की घंटी। लंबे वक्त से जल संकट के लिए खराब प्रबंधन, जलस्रोतों में निवेश की कमी और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। लेकिन न तो ये समस्या नई है और न ही कारण। 1980 के दशक से दुनिया में पानी के इस्तेमाल की दर प्रतिवर्ष लगभग 1% बढ़ रही है और 2050 तक इसके इसी दर से बढ़ते रहने की उम्मीद है। जानकार मानते हैं कि आने वाले वक्त में पानी की मांग और जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ने से जलस्रोतों पर दबाव और बढ़ेगा। तो इस सप्ताह दुनिया जहान में हमारा सवाल है कि क्या धरती से पानी खत्म हो रहा है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुश्किल का हल कैसे हो सकता है। तारांकन जेम्स फैमिलिएटी सास्काचेन यूनिवर्सिटी में ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर वाटर सिक्योरिटी के कार्यकारी निदेशक हैं। इससे पहले वो कैलिफोर्निया में नासा में वाटर साइंटिस्ट रह चुके हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में हर साल आग लगती है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है सब्जियों और फलों के मामले में देश की ज़रूरत का 1/3 हिस्सा यहाँ उगाया जाता है, जेम्स कहते हैं। अगर हम खेती के लिए पानी की बात करें तो शायद दुनिया के सभी खेती वाले इलाकों की स्थिति कैलिफोर्निया जैसी होगी। वहाँ जो उगाया जाता है वो केवल वहाँ की ही नहीं बल्कि दूसरे इलाकों की ज़रूरतों को भी पूरा करता है, जबकि दूसरे इलाके खेती के लिए पानी की यहाँ की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। ये अनसस्टेनेबल तरीका है। साल 2002 में नासा ने खास ग्रेस मिशन लॉन्च किया। 15 साल चले इस मिशन में सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए धरती पर जलस्रोतों की स्थिति और जल के वितरण को समझने की कोशिश की गई। जेम्स कहते हैं, ग्रेस मिशन से हमें धरती के दोनों गोलार्ध में एक वैश्विक पैटर्न का पता चला। दुनिया के वो हिस्से जहां पानी भरपूर मात्रा में है उन्हें और पानी मिल रहा है, जबकि दूसरे हिस्से सूखते जा रहे हैं। इस पैटर्न से दिखता है कि पानी वाले इलाकों में बार बार बाढ़ आ रही है तो सूखे इलाकों में सूखा पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर पानी के भंडारों के लगातार सूखते जाने में ग्लोबल वार्मिंग और खेती की भूमिका अहम है। लेकिन इसके दूसरे कारण भी हैं। शहरीकरण का बढ़ता दायरा। दुनिया की आबादी का 17.5% हिस्सा भारत में रहता है, लेकिन यहाँ धरती के ताज़े पानी के स्रोत का केवल 4% ही है। वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट में भारत के शहरी जल कार्यक्रम के निदेशक हैं। वो कहते हैं कि हाल के सालों में जिस तेजी से लोगों की आय बढ़ी है, उसी तेजी से पानी की मांग भी बढ़ी है। वो कहते हैं, लोग एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण अधिक खरीद रहे हैं। देश में बिजली की कुल ज़रूरत का 65% से अधिक थर्मल पावर प्लांट से आता है और इनमें पानी का अधिक इस्तेमाल होता है। और अगर बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो इसके उत्पादन के लिए पानी की मांग भी उतनी ही बढ़ेगी। सम्राट कहते हैं कि आय बढ़ने के साथ साथ लोगों की खान पान के तरीके बदले हैं। प्रोसेस्ड फूड की खपत अधिक हुई है और पहले के मुकाबले पानी की ज़रूरतें बढ़ी हैं। इसके अलावा शहरीकरण का बढ़ता दायरा और बारिश के पानी का बर्बाद होना भी बड़ी समस्या है। देश में पीने के पानी की ज़रूरत का 85% भूजल से पूरा होता है। सम्राट कहते हैं, शहरीकरण का तरीका बदल रहा है।
जमीन की सतह पर कंक्रीट की चादर बनाई जा रही है, जिससे सतह सख्त और अभेद्य बन रही है। इसके अलावा जंगलों की कटाई कर भी जमीन को कॉम्पैक्ट किया जा रहा है। इससे जमीन पानी नहीं सोख पाती और बारिश का पानी बहकर सिस्टम से बाहर निकल जाता है। देश के करीब 79% घरों तक पीने के पानी का नल नहीं पहुंचा है। कई इलाकों में लोग पानी खरीदने को बाध्य हैं। देश में प्रदूषित पानी से हर साल करीब 2 लाख मौतें होती हैं, जबकि हजारों लोग बीमार पड़ते हैं। जल संकट से परिवार तो प्रभावित होते ही हैं, इसका असर समाज पर भी पड़ता है। सम्राट कहते हैं, जल संकट व्यक्ति को कभी न खत्म होने वाले गरीबी के दुष्चक्र में धकेल देता है और समाज में असमानता बढ़ाता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग पानी पर अधिक खर्च नहीं कर पाते। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है और वो इस दुष्चक्र में फंसते जाते हैं। कैलिफोर्निया और भारत में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया के कई और हिस्सों की भी सच्चाई है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि धरती पर पानी खत्म हो रहा है? जरूरत और इस्तेमाल। केट ब्राउमैन यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में ग्लोबल वाटर इनिशिएटिव की लीड साइंटिस्ट हैं। वो कहती हैं कि असल समस्या पानी की कमी नहीं बल्कि इसकी जरूरत और उपलब्धता की है। वो कहती हैं, हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण अधिक बाढ़ आएगी और सूखा भी पड़ेगा। देखा जाए तो धरती पर पानी कम नहीं हुआ है, लेकिन हमें तब ज्यादा पानी मिलता है जब इसकी जरूरत नहीं, और जहां जरूरत है वहां नहीं मिलता। केट सम्राट बजाक की बात से इत्तेफाक रखती हैं कि शहरीकरण के कारण बारिश का पानी अब जमीन के भीतर नहीं जाता। हालांकि वो कहती हैं कि ये केवल सप्लाई की बात है, जबकि कमी की वजह कुछ और है। वो कहती हैं, संकट का एक बड़ा कारण पानी के इस्तेमाल से जुड़ा है। हम धरती पर मौजूद पानी के हिसाब से उसका इस्तेमाल करना नहीं सीख पाए हैं। और जब हम कहते हैं कि पानी खत्म हो रहा है, हम दरअसल ये कहते हैं कि पानी का जितना इस्तेमाल हम करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। केट कहती हैं कि काफी कुछ इस पर निर्भर करता है कि पानी का इस्तेमाल कैसे होता है। मसलन खेत बड़ा है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, घर में इस्तेमाल हुआ पानी फेंक दें तो वो बह जाएगा। इससे जल चक्र तो चलेगा, लेकिन न तो भू जल स्तर बढ़ेगा और न ही पानी आगे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगा। वो कहती हैं, प्रदूषण भी एक और बड़ी समस्या है। अगर पानी है लेकिन इस्तेमाल लायक नहीं है तो वो न होने जैसा है। पानी तक पहुंच के लिए ढांचागत सुविधाएं भी महत्वपूर्ण हैं। पानी कितना है और किन घरों तक पहुंचेगा, ये जरूरी फैसले होते हैं, और अभाव भी असमानता को जन्म देती है। केट मानती हैं कि आने वाले वक्त में धरती से पानी शायद खत्म न हो, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण चुनौतियों का बढ़ना तय है। समस्या से निपटे कैसे? डैनियल शेमी द नेचर कंजर्वेंसी में रिजिलिएंट वाटरशेड स्ट्रेटजी निदेशक हैं। वो कहते हैं कि जल संकट से निपटने की शुरुआत खेती से होनी चाहिए। वो कहते हैं, किस जगह पर कैसी फसलें उगाई जा रही हैं, इसमें तालमेल की कमी है। हमें सीखना होगा कि पानी का सही इस्तेमाल करते हुए कहाँ किस तरह की खेती की जा सकती है। इसके लिए हम विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। हालांकि ये अलग मुद्दा है कि इसके लिए हम कितने तैयार हैं। डैनियल कहते हैं कि जल प्रदूषण से निपटने के लिए हम तैयार हैं। वो कहते हैं कि अधिकतर मामलों में ये जिम्मेदारी सरकारों की होती है और वो उद्योगों को इसके लिए बाध्य करती है, लेकिन जल संशोधन खर्चीला काम है और इस वजह से ये बड़ी रुकावट भी है। एक सवाल ये भी है कि क्या हम समंदर के पानी को पीने लायक नहीं बना सकते? डैनियल कहते हैं, ये दिलचस्प तकनीक जरूर है, लेकिन आज की तारीख में खारे पानी से नमक अलग करने की प्रक्रिया न केवल काफी महंगी है बल्कि ऊर्जा के इस्तेमाल के लिहाज से भी सही नहीं है।
खासकर तब ऊर्जा संकट पहले ही बड़ा मुद्दा है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि इस प्रक्रिया में जो नमक बनेगा उसका क्या होगा? इसे न तो जमीन पर फेंका जा सकेगा और न ही समंदर में। तो फिर जल संकट से निपटे कैसे? डैनियल कहते हैं, पाक और गांवों शहरों में मौजूद हरे भरे इलाकों में ये संभावना छिपी है। ये इलाके स्पंज की तरह काम करते हैं। यानी अगर हम कंक्रीट से हटकर ऐसी जमीनें अधिक तैयार करें जो पानी सोख सके तो बारिश का पानी बर्बाद नहीं होगा और भूजल स्तर बढ़ेगा। लेकिन क्या वाकई कोशिशों से हम नीचे जाते भूजल स्तर की स्थिति को सुधार सकते हैं? एक सवाल ये भी है कि क्या हम समंदर के पानी को पीने लायक नहीं बना सकते? डैनियल कहते हैं, ये दिलचस्प तकनीक जरूर है, लेकिन आज की तारीख में खारे पानी से नमक अलग करने की प्रक्रिया न केवल काफी महंगी है बल्कि ऊर्जा के इस्तेमाल के लिहाज से भी सही नहीं है। खासकर तब ऊर्जा संकट पहले ही बड़ा मुद्दा है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि इस प्रक्रिया में जो नमक बनेगा उसका क्या होगा? इसे न तो जमीन पर फेंका जा सकेगा और न ही समंदर में। तो फिर जल संकट से निपटे कैसे? डैनियल कहते हैं, पाक और गांवों शहरों में मौजूद हरे भरे इलाकों में ये संभावना छिपी है। ये इलाके स्पंज की तरह काम करते हैं। यानी अगर हम कंक्रीट से हटकर ऐसी जमीनें अधिक तैयार करें जो पानी सोख सके तो बारिश का पानी बर्बाद नहीं होगा और भूजल स्तर बढ़ेगा। लेकिन क्या वाकई कोशिशों से हम नीचे जाते भूजल स्तर की स्थिति को सुधार सकते हैं? दुनिया भर में भूजल का जितना इस्तेमाल होता है उसका 25% केवल भारत में होता है, और इस मामले में भारत, चीन और अमेरिका से आगे है। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि पानी का संकट समुदायों के बीच न केवल एक अलग तरह के तनाव को जन्म देता है बल्कि नई चुनौतियां भी पैदा करता है। वो कहते हैं, पानी की कमी के कारण पूरी दुनिया में विस्थापन बढ़ रहा है। इस वजह से जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें क्लाइमेट रिफ्यूजी कहा जाता है। जल संकट थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर को निमंत्रण दे रहा है। इसलिए हमें एक तरफ जरूरत है जल उपयोग दक्षता बढ़ाने की, तो दूसरी तरफ जल संरक्षण करने और जल पर समुदायों के अधिकार को कायम रखने की। पानी पर लोगों के अधिकार के लिए उद्योग सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और ये सबसे बड़ी चुनौती है। राजेंद्र सिंह मानते हैं कि अगर जल संकट की समस्या को सुलझाया जा सका तो जलवायु परिवर्तन की दिशा को भी बदला जा सकता है। वो कहते हैं, 40 साल का मेरा अनुभव मुझे ये कहने को मजबूर करता है कि जल ही जलवायु है और जलवायु ही जल है। यदि दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से बचाना है तो हमें पानी का सही तरीके से प्रबंधन करना होगा, हरियाली को बढ़ाना होगा और पानी के कारण इरोजन और सिल्टिंग से भी निपटना होगा। तभी हमारे संरक्षण से नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। तो फिर क्या जल के संरक्षण के लिए हमें बड़ी परियोजनाओं की जरूरत है? राजेंद्र सिंह कहते हैं, छोटे छोटे ज्यादा काम मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। बड़े बांधों की शुरुआत विस्थापन से होती है, छोटी परियोजनाओं में ये नहीं होता। 11,800 छोटी परियोजनाएं 10,600 वर्ग किलोमीटर के इलाके में पर्यावरण को हरा भरा कर सका है, जो एक बड़ा बांध नहीं कर सकता। एक आकलन के अनुसार 2050 तक दुनिया की आधी आबादी ऐसे इलाकों में रहेगी जहां जल संकट होगा। इस वक्त तक दुनिया के 36% शहरों में पानी की किल्लत होगी। जलवायु परिवर्तन, खराब प्रबंधन, जलस्रोतों की घटती संख्या और निवेश की कमी, किसी न किसी स्तर पर ये सभी कारण समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन जैसा कि जानकारों ने कहा कि मसला पानी के खत्म होने का नहीं है बल्कि उसके साथ इंसान के रिश्ते के खत्म होने का है। समस्या का समाधान तो है, लेकिन इसके लिए हमें अपने तौर तरीके बदलने होंगे और एक बार फिर पानी के इस्तेमाल के बारे में सोचना होगा, ताकि भविष्य में हर व्यक्ति के लिए,
हर जगह पर जरूरत के अनुसार पानी उपलब्ध हो। नहीं तो, जैसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, पानी की अहमियत हम तब जानेंगे जब कुआं सूख जाएगा।